साथियों को सादर नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, आपको कष्ट दिया। हिमाचल प्रदेश के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने के बाद से लेकर आज तक अनेक माननीय मुख्यमंत्रीगण और सरकारों का गठन हुआ, परंतु हिमाचल प्रदेश के जनमानस के लिए ये एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसने हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यों को और डुबो करके रख दिया है। और शब्द ढूंढना कठिन है जिस हालात में प्रदेश को ला करके खड़ा किया है। और वो प्रदेश के हालात एक विषय में नहीं, अनेक विषयों। अगर हम कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में आज प्रदेश है कि कोई जैसे वाली वारस ना हो। हत्या, खून, फिरौती, डकैती ये तो निरंतर है ही। और किस तरह से ड्रग्स का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 9% यूथ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का प्रभावित दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हम और नशे के ऊपर क्रैक कर रहे हैं। जहां से भी सरकार को आर्थिक संसाधन मिल सकते हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। हमारा प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है वो माइन एंड मिनरल है। जगह जगह के ऊपर खनन माफिया, वो कांगड़ा हो, चंबा हो, मंडी हो, सिरमौर हो, सोलन हो, सब जगह माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है। और जो रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को आना चाहिए, 3.25 साल में वो रेवेन्यू लगातार बाहर जा रहा है और प्रदेश की सरकार को लगातार करोड़ों अरबों रुपए की चपत लग रही है। जहां कानून व्यवस्था बिगड़ रही है वहीं प्रदेश की सरकार को करोड़ों अरबों की चपत लग रही है। प्रशासनिक कोलैप्स उसके कारण खड़ा हुआ है। हमारी प्राकृतिक संपदा है वन, और बड़ा मास स्केल के अंदर वन माफिया उसने 3-3.5 साल में सरकारी वनों का कटान किया है। अब वो जो हिमाचल प्रदेश के लिए खैर के पेड़ आमदनी का जरिया हो सकते हैं, वो खैर के पेड़ भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है। और हमारे ध्यान में है, मीडिया ने हाईलाइट किया, चंबा में किस तरह से एक वन अधिकारी को वन माफिया ने गाड़ी से बांध करके 3 किलोमीटर तक घसीटा और उसके बाद वो हाथ जोड़ करके माफी मांग के जान बचा करके भागा। और ये एक घटना नहीं है, दूसरे स्थान के ऊपर पेड़ से बांध दिए वन के अधिकारी और पेड़ से बांध करके पीटा और उसका वीडियो वायरल किया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जहां हमारा वन माफिया वो हमारे अर्थतंत्र को चाट रहा है, जहां हमारा खनन माफिया हमारे अर्थतंत्र को चाट रहा है, वहीं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से
जहां जहां पर सरकार संबल हो सकती है उसको सरकार को मजबूत बनाने की दिशा में हम लगातार 3.25 साल के अंदर पीछे हटे हैं। और कर्जा ले और घी पियो जो चारवाक का दर्शन है, उस दर्शन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया है हमारी वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने। बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, मनीषी का दर्जा उनको मिला है, और उन्होंने कहा कि घी पियो चाहे कर्जा लेकर के पीना पड़े। वही हालत है। प्रदेश ने, वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने एक भारी भरकम फौज एडवाइजर्स की बनाई जो सरकार को एडवाइस देती है, और उनकी एडवाइस पर 3.25 साल में सरकार डूब गई। परंतु उनको भारी भरकम राशियां, उनको भारी भरकम गाड़ियां, बंगले, कोठियां, सब कुछ मिल गया। प्रदेश की सरकार की जनता की गाड़ी कमाई का, वो एडवाइजर हो, वो ओएसडी हो, वो और सहयोगी हो, एक बहुत बड़ी फौज, और जिसकी संख्या लगभग 75 के आसपास पहुंच गई है। अब वो सरकार को तरह तरह से एडवाइस कर रहे हैं। अरबों रुपए का अनवांटेड एक्सपेंडिचर वो इसके माध्यम से सरकार ने किया। गैर कानूनी तौर पर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए। सबने कहा, विधानसभा में भी चर्चाएं हुई, मीडिया ने भी उठाया, परंतु सरकार नहीं मानी। अंततोगत्वा हाईकोर्ट का निर्णय आया तो सीपीएस हटाए गए, परंतु जब तक वो हटाए गए तब तक करोड़ों रुपए की लायबिलिटी उनके माध्यम से क्रिएट हुई, और वो लायबिलिटी अभी तक चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं उस केस को लेकर के, और एक एक पेशी पर 10-10 वकील खड़े होते हैं, लाखों लाखों का एक वकील खड़ा होता है, करोड़ों करोड़ों रुपया केवल सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की अदायगी के लिए प्रदेश की सरकार का व्यय हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमने कहां कहां से प्रदेश की सरकार को 3.25 साल के अंदर नुकसान पहुंचाया, और जिसके कारण आज फाइनेंशियल मेस के रूप में हम खड़े हुए दिखाई देते हैं। एडवोकेट्स की फौज हाई कोर्ट के अंदर हो, लोअर कोर्ट्स के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि 105 से ज्यादा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सरकार ने लगाए, जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपए की सैलरी, और उसके बावजूद केस लड़ने के लिए अलग एडवोकेट खड़े होते हैं। जहां भी कोई गंभीर मसला होता है उसके लिए 20-30 लाख रुपए पेशी वाला एडवोकेट वो बुलाया जाता है। यानी प्रदेश की माली हालत इतनी बढ़िया है कि आपने एक एडवोकेट्स की फौज खड़ी की है। गाड़ियों के काफले पिछले 3.25 साल के अंदर कितने काफले बने हैं गाड़ियों के, और कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हैं। अच्छी बात है, प्रदेश की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, और कहां पर मितव्ययता सरकार ने की है वो इन गाड़ियों के काफले से दिखाई देता है, जिस पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ। हेलीकॉप्टर, आर्थिक क्रंच है, परंतु हेलीकॉप्टर तो चल ही रहा है,
और वो तो चलना ही चाहिए, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कहीं पर भी प्रदेश की सरकार उस लेविश खर्चे के अंदर कमी करती हुई दिखाई नहीं देती। हम जिस हालात में आज आकर के खड़े हुए हैं, उस हालात के लिए प्रदेश की मौजूदा सरकार 100% जिम्मेवार है। और जो भी अभी मामला यही नहीं रुकता है। कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनकी संख्या में इतना इजाफा हुआ है कि वो भी 50 से अधिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और लगातार बनाए जा रहे हैं। मित्रों की सरकार, यानी मित्र होना चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो, मित्र होना चाहिए, चाहे वो पंचायत का प्रधान बन नहीं सकता है, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन लग सकता है। तो मित्रों की सरकार, उसके लिए सब कुछ हाजिर है, परंतु प्रदेश की जनता के नाम पर ये घाटा ही घाटा ये दिखाई देता है। अभी स्थिति यहां तक आ गई है कि जो धनराशि जिस पर्टिकुलर काम के लिए केंद्र की सरकार से आ रही है, उस धनराशि को भी उस पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल ना करके उसका भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल। हम सवाल खड़ा कर, आपदा के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशियां केंद्र से आई, और प्रदेश की सरकार ने व्यय कितना किया, आज तक उसका कोई हिसाब। और प्रदेश की सरकार ने अपनी राशियों में से शायद 165 करोड़ रुपए के आसपास व्यय किया। 4500 करोड़ का तो टोटल पैकेज अनाउंस किया, और नाम बड़े और दर्शन छोटे। बात बड़ी परंतु दर्शन छोटे। यानी ये जो सरकार है, इस वर्तमान सरकार ने वो सारे रिकॉर्ड्स वो ब्रेक कर दिए। सरकारें आई गई, आर्थिक स्थितियां और सभी सरकारों के सामने आई, और उन्होंने उसको अपने अपने तरीके से संभाल करके और चीजों को निपटाने का कार्य किया। परंतु हमारे वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगणों ने, मैं एक और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना, इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5000 से ज्यादा होर्डिंग पहले दिन प्रदेश भर में लगाए, और वो होर्डिंग लगाने का सिलसिला निरंतर जारी है। कुछ काम होता है या नहीं होता? उन बहनों को 1500 की गारंटी मिलती है नहीं मिलती है, परंतु 8 गारंटियां पूरी हो गई, इसके होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लग जाते हैं रातों रात। यानी अपनी वाहवाही करने के लिए, पर्सनैलिटी उभारने के लिए प्रदेश की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल वो करना, ये एक अधिकार बन गया है। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण, ये भी मैं फिर कहूंगा कि हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि सरकार में मुख्यमंत्री बैठे हों और आते ही केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दें। 3.5 साल हो गए केंद्र सरकार को और बीजेपी को गाली देते देते उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारियां डालते डालते 3.25 3.5 साल हो गए। आज जो विषय रख करके आ रहे हैं वही विषय आज से 3 साल पहले भी चल रहा था, जब इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी तो आपने अरबों अरबों रुपए की गारंटियों का एक बहुत बड़ा बवंडर क्यों खड़ा किया, केवल वोट लेने के लिए और प्रदेश की जनता को ठगने के लिए। धन्यवाद। राज्य सरकार ये कह रही है कि अब ताजा स्थिति बहुत विकट हो गई है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि लगभग 40,000 करोड़ वो बंद कर दिए, आरडीजी बंद कर दिए। अब तो ना तो कर्मचारी को सैलरी मिल पाएगी समय पे, ना पेंशन मिल पाएगी, और सब्सिडी पर भी तलवार लटकी हुई। बहुत सारे उसके रेप्लिकेशंस है। इसमें पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ये ग्रांट बंद होनी चाहिए? 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर के ऊपर जनता के ध्यान में आपके माध्यम से लाना। आज विकट स्थिति है, 3 साल पहले विकट नहीं थी क्या? ये स्थिति 3, 3.25, 3.5 साल पहले विकट नहीं थी क्या, जब आपने इतनी बड़ी झूठी गारंटियां दी? आपने कहा कि हर बहन को 1500 मिलेगा, तो एक बहन को और एक साल में 4,800 रुपया 18,000 रुपया मिलेगा और 28 लाख बहनों को मिलेगा। तो आप किस कैलकुलेशन में बैठे हुए थे? पूरा प्रदेश बेच करके भी आप वो 1500 नहीं दे सकते। आपने कहा कि हम बिजली ता जिंदगी मुफ्ती देते रहेंगे और 300 यूनिट फ्री देते रहेंगे। बोर्ड तो 1,500 करोड़ की अभी भी देनदारियां हैं उसकी बोर्ड की। तो आपने और कहां से ये बाउंसर फेंका था? आपने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी 50,000 रुपये महीने की देंगे। तो पहले दिन कितनी तनख्वाह लगेगी, पहली कैबिनेट में कितनी लगेगी, वो हिसाब लगाने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं था या मैथमेटिक्स फेल था। और आज आप कह रहे हैं कि आज हम फाइनेंशियल क्रंच के अंदर आ गए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं कि ये सारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और क्रंच 3.25 3.5 साल के अंदर वर्तमान सरकार ने पैदा किया है। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र की मोदी सरकार ने 3.25 3.5 साल में और पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश की सरकार को अलग अलग मदों में पहले से ज्यादा ग्रांट मुहैया कराई है। अलग अलग मदों में यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सोनिया जी की सरकार दिल्ली में थी, उसकी तुलना में 4 गुना सहायता अलग अलग मदों में प्रदेश की सरकार को मुहैया कराई है। और इस बार भी जो और टैक्स डिवोल्यूशन है वो 2,500 करोड़ ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन प्रदेश को आया है। और अगले 5 साल के अंदर भी जो और जीएसटी की कलेक्शन है वो निरंतर बढ़ने वाली है। वो प्रोजेक्टेड फिगर सारी दिखाई गई हैं। इसलिए केवल और केवल दोषारोपण करने के लिए, अपनी सारी जिम्मेवारियों को दूसरे पर डालने के लिए हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने विकास बंद क्यों किया? अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने संस्थान बंद क्यों किए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो पहले डीए की किस्तें और सैलरीज और पेंशन और
जो रिटायरमेंटरी बेनिफिट्स हैं वो समय के ऊपर क्यों नहीं दिए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो आपने हेल्थ की गरीबों की स्कीमें वो बंद क्यों की? लोगों के हिम केयर के कार्डों के ऊपर इलाज बंद क्यों किया? आपने वो बेसहारा व्यक्ति जो गरीब था उसकी और बेसहारा की जो पेंशन थी वो क्यों बंद की? आपने और वो कन्यादान योजना के पैसे क्यों बंद किए? ये सवालात सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और सरकार में जो ऊपर से नीचे तक लड़ाई चली हुई है उस लड़ाई की तरफ से ध्यान बटाने के लिए और प्रदेश की जनता का ध्यान बटाने का काम चला हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण और पार्टी, इनके अंदर जो घमासान मचा है और अधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार का दोषारोपण चल रहा है उस सारे में अपने आप को साइड में रखने के लिए ये सब और प्रपंच रचने का काम चला आरडीजी है कि पिछली सरकार जो आपकी थी उसमें सबसे ज्यादा आरडीजी और मदों में जो है ग्रांट मिली, लेकिन इसके बाद जो है लायबिलिटीज जो है वो कर्मचारियों की छोड़ दी और फाइनेंशियल मेस किया जिसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। 3.25 साल के बाद सरकार को याद आया। 3.25 साल तक कोई फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं था, 3.25 साल तक कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। आज उनको चौकस दिखाई दे रहे हैं। सत्ता में आए हुए आज जाने का टाइम आ गया अब सरकार का, तो अब ये दोषारोपण शुरू कर रहे हैं। हमने तो सवाल पूछा, एक पैसे की सड़क भी प्रदेश सरकार ने अपने पैसे से बनाई है क्या 3.25 साल में? नहीं। जितनी सड़कें बनी है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है, सेंट्रल रोड फंड में बनी है, सेंट्रल ग्रांट में बनी है, नेशनल हाईवे में बनी है, 4 लेन हाईवे में बनी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बनी है। एक भी नहीं बनी प्रदेश में। शिक्षा का सारा पैसा सर्व शिक्षा अभियान में आया। मेडिकल कॉलेजेस के जितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो ये दिखा रहे हैं वो सारे सेंट्रल ग्रांट के हैं। एक भी काम तो प्रदेश ने अपने पैसे से किया है क्या? और मोदी जी दिल खोल करके दे रहे हैं। मद बदलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वाधिक पैसा अगर मिला है हिमाचल प्रदेश को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे विस्तार में अभी 2,911 करोड़ रुपया अभी मिला है रिसेंटली। सो 40,000 करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवेज का काम चला है। इसलिए केवल अपनी जिम्मेवारी को दूसरों पर ट्रांसफर करना और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसने मित्रों को लाभ पहुंचाने में सरकार के खजाने का अपव्यय किया। थैंक यू सर। सुप्पू जी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सबको चिट्ठियां भेजी थी जो आरडीजी के ऊपर प्रेजेंटेशन थी उसके लिए, लेकिन जो विधायक हैं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष के नाते ना तो कोई चिट्ठी आई प्रेजेंटेशन की, ना ही कोई मैसेज आया है। और फिर आज की डेट में आप क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। 3-3.25 साल के अंदर तो उन्होंने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। आज वो चिंतन करने की बात कर रहे हैं और वो उनका जो बुलावा है वो राजनीति से प्रेरित। अगर वो प्रदेश हित में हो तो एवरीवन इज देयर। सर, आरडीजी जिस तरह से बंद हुई है, क्या इसका इतना इम्पैक्ट हिमाचल पर पड़ेगा जितना कांग्रेस कह रही है, या केवल आई वॉश किया जा रहा है ताकि गारंटीज के बारे में लोग ना पूछें? जवाब आप स्वयं दे रहे हैं। आपका जवाब बहुत अच्छा है।
12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां लगातार प्रदेश की सरकार को सहायता करने के साथ साथ वार्न किया गया कि ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमारे जो और फिस्कल डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए दी जा रही है और अंततोगत्वा ये बंद होगी। तो ये कोई आज की बात नहीं, और प्रदेश को अलग अलग मदों में वही राशि विकासात्मक कार्यों के लिए दी जा रही है और दी जाएगी। तो इसलिए मैंने तो पहले ही कहा कि जनता का ध्यान अलग अलग तरफ को आकर्षित करने के लिए अपने भारी भरकम अपव्यय को जनता की नजर से हटाने के लिए ये सब। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।